You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. क्या आपने इस सत्य पर कभी विचार किया है कि हमारे देश के पूर्व राजनेताओं के वर्तमान राजपुत्र जो यहां अपने मूर्खतापूर्ण उल्टे सीधे बयानों, तथ्यात्मक रूप से अनर्गल बातों को कहने बोलने के कारण एक बड़े लोक में हास्य का पात्र बनते हैं, वही विदेशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े मंचों पर राजनीतिक, वैश्विक, सांस्कृतिक विमर्शों के लिए माननीय वक्ता के रूप में क्यों आमंत्रित किए जाते हैं? शायद नहीं। ध्यान दीजिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और वामपंथियों को ही वहां क्यों बुलाया जाता है? और ये हर बार वहां जाकर देश की लोकतांत्रिक सत्ता का उपहास करने से लेकर भारत देश की उपस्थिति को ही प्रश्न चिन्ह के घेरे में क्यों ले आते हैं? आप इन मंचों के संचालकों और इस पूरी गुटबाजी को समझेंगे तो उत्तर तुरंत मिल जाएगा। ये मंच वैश्विक स्तर पर एक ही कार्य करते हैं। हर पारंपरिक व्यवस्था, शतियों पुरानी सभ्यता, उसके उदात्त स्वरूप को अधिनायकवादी, शोषण समर्थक घोषित कर किसी वामपंथी यूटोपियन का सपना दिखाते हैं। इतिहास की झूठी व्याख्या करते हैं। इसलिए इनके निशाने पर राष्ट्र के रूप में भारत होता है। यहाँ की चुनी हुई सरकार होती है, हिंदू विचारधारा होती है। भला राहुल गांधी जैसे व्यक्ति वहाँ कैसे बुलाए जाते हैं? और वह हर बार एक देश, एक सभ्यता के रूप में भारत का उपहास क्यों करते हैं? किसी चुनी हुई बहुमत की सरकार को शोषक और भारत तोड़क क्यों कहते हैं? India is not in a good place. India is not in a good place. क्या आपने कभी सुना है कि प्रधानमंत्री बनने से पूर्व नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ अथवा किसी राष्ट्रवादी प्रखर नेता विचारक को इन मंचों पर बुलाया गया? इन नेताओं को तो वीजा ही नहीं मिला करता था। बात सीधी सी है कि एक अदृश्य किंतु सर्वोच्च न्यायालय इन्हें अपराधी, हत्यारा घोषित कर इन मंचों से दूर करता रहा है और यह सिलसिला आज का नहीं, पुराना है। यही वो व्यवस्था है जो हमें अयोध्या और काशी के लिए अपराधी ठहराती है। यही वो मैकेनिज्म है जो ये कहता है कि अयोध्या में किसी लुटेरे बाबर के द्वारा तोड़े गए राम मंदिर का पुनर्निर्माण अनैतिक है और हजारों वर्ष पुरानी भगवान शिव की नगरी में उनके ही मंदिर की खोज या सर्वे एक हिटलरी निर्णय है, मानो औरंगजेब और बाबर भारत निर्माता रहे हों। अगर आप सोचते हैं कि भारत की राजनीतिक सांस्कृतिक लड़ाई केवल भारत में सीमित है तो आप भारी भूल कर रहे। ये लड़ाई वैश्विक है, जिसमें निरंतर दृढ़ होती मोदी सरकार को अस्थिर करने, उसे अपराधी, अत्याचारी, मुसलमान ईसाई विरोधी घोषित करने के लिए नए नए हथियार खोजे जाते हैं। इस कुचक्र में चीन से लेकर अमेरिका और यूरोप की बड़ी वामपंथी शक्तियां जुटी हुई हैं। इस लड़ाई में हमारे देश के छंटे हुए राजपुत्र, जिनकी अपनी राजनीतिक कमाई शून्य है, वे हीरो बनकर उतारे जाते रहेंगे। वे सूट बूटधारी, अपने पिता के द्वारा परोसे गए राज सिंहासन के अधिकारी अंग्रेजी दां हमें मेकिंग अनमेकिंग समझाएंगे, सेक्युलरिज्म के पाठ पढ़ाएंगे, विदेश में बैठकर भारत विरोधी ज्ञान देंगे। हमारे देश की लिबरल ताकतें तालियां बजाएंगी, अखबारों में बड़े बड़े समाचार लिखे जाएंगे, संपादकीय छपेंगे। ये हीरो बनाए जाएंगे और हमारे असली हीरो एक खलनायक की तरह पेश किए जाएंगे। इन शक्तियों की व्यग्रता, छटपटाहट लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में होने वाले राजनीतिक सांस्कृतिक परिवर्तन ने इनकी नींद छीन ली है। ये अपने विशाल प्रचार तंत्र के साथ धनबल से जुटे हुए हैं। ये लेख लिखकर भारत को बदनाम करेंगे, झूठी मनगढ़ंत रिपोर्ट छापेंगे, गंगा जमुनी के आंसू बहाएंगे। आप हिमालय की तरह दृढ़ रहिए, इनके षड्यंत्रों को समझते रहिए। ये लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। हिंदू वैभव का सूर्य उठ रहा है, अभी प्राणपन से जुटना होगा। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात,
झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल, बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी है तमजीत जीवन, आती भारत की ज्योतिर्धन महिमाबल। महाकवि निराला ने लगभग 80-90 वर्ष पूर्व जिस ज्योतिर्धन महिमाबल को आते हुए देखा था, आप उसकी महिमा को समझिए।